तो जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि टुडे व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स विच वी हैव नॉट कवर्ड टिल डेट। ठीक है, कल आप लोग का भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि बीएसए को लेकर अब आप लोग के पास कोई इशू नहीं होगा। हम लोग ने बहुत अच्छे से डेप्थ में सही टाइम पर आपका जो है टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, आज हम जो है आपसे बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। सो अब देखिए यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों को क्या है, लास्ट मिनट में आपका क्या टॉपिक, कैसे आप उसको कैसे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, सो इंटेंट इज़ वेरी क्लियर कि हम आपको क्या बता रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस बताएंगे जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे व्हेन यू आर गोइंग बिफोर दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। ओके, तो इस क्रम में आपको देखिए यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 1st डे ऑफ सितंबर 1872। कई बार प्रीलिम्स में इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर एक्ट जो है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, ये आप हर लॉ के साथ करिएगा कि जो भी आप लॉ पढ़ेंगे, जैसे आज माइनर लॉज के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो जब इन माइनर लॉज के ऊपर हम बात करेंगे तो देखिएगा मैं बार बार आप लोग से क्या फोकस करूंगा कि किस तारीख से, फ्रॉम विच डेट दैट लॉ हैज़ केम इनटू इफेक्ट, किस दिन से वो क्या है इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि ये क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ कि पॉइंट है। हर एग्जाम में कई बार इस तरीका बेसिक सवाल आता है, और सपोज दैट अगर आप ये बेसिक सवाल गलत कर देते हैं तो बहुत हर्ट होता है। दैट मीन्स है ना कि मान लीजिए अगर आपने कोई टफ क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था जो थोड़ा डिफिकल्टी जिसकी हाई थी, वो आपसे गलत हुआ तो कष्ट नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कानून किस दिन से लागू हो रहा है और वो आप गलत कर दें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 आज पूरे दिन भर जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के पूरे सेशन में पहले ही से आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ कि जो भी सेक्शन 2 है किसी भी माइनर एक्ट का, मेजर एक्ट का, अगर वो डेफिनेशन क्लॉज है तो जनरली उसको आपको क्या है, इग्नोर नहीं करना है। डेफिनेशन क्लॉज से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में देखिए यहाँ पर सेक्शन 2A की हम बात कर लेते हैं। ओके, अब देखिए सेक्शन 2A की बात हम जब कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा और थोड़ा सा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 2A की हमने जब बात की तो ये क्या कह रहा है, व्हेन वन पर्सन, व्हाट हैपन व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। ओके, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, यहाँ पर ठीक है, अब आ गया। ठीक है, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, तो यहां पर क्या है, प्रपोजल का जो है आपका जो है डेफिनेशन। तो सेक्शन 2A अपना मार्क कर लीजिए, बेरेक्ट अपने सामने रखिएगा। सेक्शन 2A इज इंपॉर्टेंट। वाई 2A इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द टर्म प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर अगेन आपको क्या है, देखिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो देखिए सेक्शन 2B ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो कई बार आपने देखिए क्या है, PYQ में प्रॉमिस की डेफिनेशन देखी होगी, आपसे पूछा गया है। तो सेक्शन 2A इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सेक्शन 2B इंपॉर्टेंट कर लिए, सेक्शन 2C इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसर के बारे में बात की जा रही है। हु विल बी प्रॉमिसर एंड हु विल बी प्रॉमिसी, सेक्शन 2C बात कर रहा है आपसे। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 2D को देख लीजिए, यहाँ पर कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट 2E, every promise and every set of promise forming the consideration from each other is an agreement। ठीक है, ये आपको सेक्शन 2E ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बाद रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कई बार बहुत ऑड तरीके से कई एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, रीड करके जाना है। ठीक है, सेक्शन 2G को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बोलता है व्हाट इज वॉइड, एन एग्रीमेंट नॉट नॉन इन्फोर्सेबल। दैट मीन्स इफ एनी एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो वो किस नेचर का हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या है, सुपर डुपर आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। सेक्शन 2H को
ठीक है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज कॉल्ड एज वॉइडेबल। तो कई बार आपको वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूछ लेता है, तो सेक्शन 2G इज फॉर वॉइड एंड वॉइडेबल का है 2I, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन क्लॉज थी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसको अपना क्या है मार्क कर लीजिए। सेक्शन 2A 2B 2C 2D 2E 2F G H I और J, इसको बिल्कुल रिवाइज करके जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत सारे डेफिनेशन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको डाउट में नहीं रखेंगे, ठीक है। यहां तक हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। ओके, अब जो है सेक्शन 3 को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके, सेक्शन 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन 3 भी क्या है आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 क्या कहता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी तरह सेक्शन 4 जो है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, यहां पर ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इलस्ट्रेशंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, इलस्ट्रेशंस को पढ़कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 4 के इलस्ट्रेशंस क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहां पर इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रीलिम्स में देखिए कई बार जो है इसी तरीके के इलस्ट्रेशन एज इट इज आपके एग्जाम हॉल में आ जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है इलस्ट्रेशन सीधा वहीं से उठकर चला जाएगा, तो इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कह सकते हैं प्रोविजंस हैं, ऐसा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1 से लेके 30 तक तो आपको सब कुछ पढ़ना है। यहां पर अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पर अगर पढ़ना चाहेंगे तो वहां पर क्या है आप रिस्क क्या कह सकते हैं निकाल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कैरिंग विद रिस्क, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सेक्शन 1 से लेकर टिल सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ क्या है इंपॉर्टेंट है, यहां पर इग्नोर करने की गुंजाइश नहीं है। क्यों इग्नोर करने की गुंजाइश नहीं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि अगर आपने इग्नोर किया तो वहां पर क्या फेटेलिटी, दैट मीन्स हो सकता है वहां से सवाल पूछ लिया जाए। तो देखिए सेक्शन 5 को भी यहां पर कवर कर लेते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस ये भी अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम जो है सेक्शन 7 पर आ जाते हैं आपका, ठीक है। सेक्शन 7 पे एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्या है इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ओके। इसके बाद सेक्शन 9 को देख लीजिए, यहां पर सेक्शन 9 क्या है, प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो प्रॉमिस कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 7 सेक्शन 9 ये सब क्या है इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यहां पर जहां पे मैं आपको इलस्ट्रेशंस की बात करूंगा वहां पे इलस्ट्रेशंस भी आप लोगों को क्या करनी है मार्क कर लेनी है, इलस्ट्रेशंस भी इंपॉर्टेंट होगा, तो इलस्ट्रेशंस को भी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अब जो है हम सेक्शन 10 पे आ जाते हैं, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो। ये क्या हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 10, तो आपको समझो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा सेक्शन है जिसके बिना आपकी कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो सेक्शन 10 को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। सेक्शन 10 क्या कहता है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो यहां पर कह रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। तो ये क्या एसेंशियल्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट के, एसेंशियल्स क्या है कि कंसेंट ऑफ द पार्टी शुड बी फ्री, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो जो स्पेशली डिक्लेयर्ड। मान लीजिए आपने क्या किया, फ्री कंसेंट है, दो लोग हैं वो कहते हैं कि चलो हम लोग क्या करते हैं बैंक जो है लूटने का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो यहां पर देखिए कॉम्पिटेंसी भी है, ठीक है, कंसेंट भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी दे रहे हैं। या मान लीजिए क्या कि आप कोई इलीगल सामान बेचना चाह रहे हो, मान लीजिए आप ड्रग्स बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये सारे एसेंशियल्स तो आपको मिल जाएंगे। यहां पर क्या है, आर नॉट hereby expressly declared to be void, that means ऐसा कुछ हो सकता है कि कई बार कुछ लॉज आपको क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेंट कर सकते हैं कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते। तो अगर रिस्ट्रिक्शन इंपोज बाय लॉ है तो उसके लिए अगर एसेंशियल्स भी होंगे तब भी वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वॉइड हो जाएगा, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। इसके बाद सेक्शन 11 को देख लीजिए, ये कह रहा है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कई बार जो है यहाँ पर आपको सीधा यही सवाल मिलता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इज दिस डिफाइंड, विच सेक्शन डील्स विद दिस। तो यहाँ पर क्या क्या देखिए, कह रहा है एवरी पर्सन, जनरल रूल क्या है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वहां पर एज एक है कि आपकी क्या होनी चाहिए कि यू शुड बी ऑफ कॉम्पिटेंट, दैट इज मेजोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप माइनर हैं यू आर एंटरिंग इनटू अ व्हाट यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट। माइनर जो है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि माइनर्स भी एक्सेप्शन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या है सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट का लेना है, ठीक है। व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यहां पर देखिए बोला गया है ना साउंड माइंड, तो साउंड माइंड को क्या डील किया गया है सेक्शन 12 में। कैसे आप डिफाइन करते हैं, हाउ यू असर्टेन, कैसे आप बोलते हो कि कोई व्यक्ति क्या है साउंड माइंड। सर आप क्या क्या टीच कर रहे हो अब, जतिन मल्होत्रा। जतिन बेटा वी आर हैविंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रीलिम्स का भी जो है आपका क्रैश कोर्स चल रहा था। क्रैश कोर्स तो नहीं कहेंगे कि आरजेएस के पर्सपेक्टिव से चल रहा था, तो दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, टुडे वी आर इनटू द लास्ट लेग। इससे पहले 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी ले रखा हूं जिसमें मैंने आपका राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो जितने भी मेजर माइनर एक्ट्स हैं उनको इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डील किया है। और कल से हमारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर मेंस ओरिएंटेशन, दैट इज आप जब मेंस में जब आप किसी सब्जेक्ट को रीड करते हो तो व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन, कैसे अप्रोच करना है। तो कल से हम क्या करने वाले हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर मेंस ओरिएंटेड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जतिन। आई थिंक यू गॉट द रिप्लाई। आपके मन में जो भी डाउट था वो चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, एज इफ नाउ, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 11 सेक्शन 12 क्या है आपका जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। अब देखिए यहां पर 13 14 15 ऑनवर्ड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 13 14 15 ऑनवर्ड जितने भी सेक्शन हैं इनका आपको क्या है केवल क्या करना है, सेक्शन नाम भी याद रखना है। ये प्रीलिम्स के लिए क्या देखिए कंसेंट कहाँ डिफाइंड है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कोर्जन कहाँ है, कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है। 16 17 18 तक जो है देखिए यहाँ पर जितने भी ये टर्म्स हैं इनको आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं मार्क कर लीजिए, क्योंकि सीधा यहां से देखिए ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके, इसके इलस्ट्रेशंस देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपको सीधा यहां से जो है आपको सवाल मिलता है, यहां पे बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या फ्रॉड की डेफिनेशन है, फ्रॉड, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ये अपने आप में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है 14 15 16 17 18 ये जो सेक्शंस हैं इन सेक्शंस की हेडिंग आप याद कर लीजिए। कई बार आपके एग्जाम में अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि कोर्शन कहाँ डिफाइंड है, तो सिंपल सेक्शन वहां पे सेक्शन लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद 18 के बाद हम लोग जो है आते हैं सेक्शन 20 के ऊपर, ठीक है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 आपसे क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, तो यहां पर इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। ये जो इलस्ट्रेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार जो है यहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन बेस्ड आपका जो है सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा। ए एग्रीज टू बाय बी अ सर्टेन हॉर्स, इट टर्न आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। यहां पर वॉइड हो गया है, ठीक है, एग्रीमेंट क्या है वॉइड है। तो इस तरह के जो इलस्ट्रेशंस यहां पर अटैच हैं सेक्शन 20 के साथ उसको देख लीजिएगा। सेक्शन 21 देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। शर्त क्या है, बिकॉज इट इज कॉज बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो रहा है दो लोगों के बीच में तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल होने का मतलब क्या है कि अगर उन दोनों पक्षकारों में से अगर कोई भी 2 पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं और उनमें से अगर एक चाहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ें, वी शुड मूव फॉरवर्ड, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। दैट मीन्स यहाँ वॉइडेबल क्या होता है कि अगर एक पार्टी क्या कह रही है, विलिंग है, और दूसरी भी वो है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू गो विद दैट।
ओके, वॉइडेबल का समझ रहे हैं? वॉइडेबल मीन्स कि वॉइडेबल का मतलब क्या है कि अगर दोनों पार्टी ने नो कह दिया तो वो वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल में मान लीजिए क्या है कि ऑप्शन ऑफ द पार्टी है, अगर वो लोग एग्री कर जाएंगे तो ठीक है, यू कैन गो विथ योर कॉन्ट्रैक्ट। तो 20, 21, 22 को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, ये भी क्या, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मियरली बिकॉज इट वॉज कॉज बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बियरिंग अंडर अ मिस्टेक। मिस्टेक कैसा है? मैटर ऑफ फैक्ट है। ठीक है, तो ये जो है 20, 21, 22 जो है आपके क्या है, तीनों, ये तीनों सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों सेक्शंस को आप अपने बेरैक्ट में लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टेक से ये तीनों सेक्शंस क्या है, को रिलेटेड हैं। तो कई बार आपसे सीधा पूछ लेता है कि कौन कौन से सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस्टेक से अटैच्ड हैं या रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 23 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। सेक्शन 23 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। सेक्शन 23 क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट। ठीक है, तो कौन कौन से कंसिडरेशन क्या हो जाएंगे, लॉफुल हैं, और कौन कौन से कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। इनके बारे में सेक्शन 23 बहुत डेप्थ में आपसे बात करता है, इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, अगेन इलस्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशंस को बिल्कुल भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पेपर है इसमें सेक्शन से ज्यादा आपके इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं। कई बार जो है सीधा सीधा आपको इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम हॉल में दिखेगा। जिस दिन आरजीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होगा 27 जुलाई को, जब हम बात करेंगे अगले दिन, तो आप देखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैं जब पूछूंगा, देखिएगा वहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो क्या है, सीधा सीधा इलस्ट्रेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 23 हो गया। फिर इसके बाद सेक्शन 24 के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट। ओके, यहां पर सेक्शन 24 को देख लेते हैं। सेक्शन 24 साफ साफ कह रहा है एग्रीमेंट वॉइड है इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल। आपने क्या कर रखा है, कंसिडरेशन ऐसा दे रखा है जो अनलॉफुल है। मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ए प्रॉमिस टू सुपरिटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी अ लीगल manufacturers of indigo and an illegal traffic in other articles. B promises to pay a salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. Okay? क्यों? यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कुछ इलीगल काम करने के लिए उसको कह रहा है कि तुम अपने साथ क्या करो। जैसे नहीं होता, आपने देखा था सरफरोश मूवी थी। सरफरोश मूवी में क्या है, मिर्ची सेठ है। मिर्ची सेठ क्या करता था, मिर्चियों के साथ साथ वो क्या करता, AK-47 भी लगाता था। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखना है। ठीक है, ओके जतिन आज पहली बार हमें लग रहा है आप क्लास में आए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या आप आते होंगे, आज तक इंटरेक्ट नहीं किया आपने, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, सो सेक्शन 23, 24 इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर सेक्शन 26, ये मैरिज रिलेटेड जो है, ये सेक्शन 26 क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। ये सेक्शन 26, 27 इनको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बेरैक में मार्क कर लीजिए सेक्शन 26, 27। ठीक है, ये क्या बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन 26, 27 ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सेक्शन 29 को देख लीजिए। सेक्शन 29 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। मान लीजिए क्या है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो क्या है, सर्टन नहीं है, वेग है, उसकी कोई सही से मीनिंग नहीं निकल रही है। ठीक है, ओके जतिन, तो ये सेक्शन 29 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 27, 28, 29 जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशंस जरूर देख के जाएंगे, इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ अनसर्टेनिटी। वॉइड क्यों है, क्योंकि उसने बोला है कि 100, मान लीजिए आप दुकान पे जाओ और दुकान के वाले के पास क्या है, 10 तरीके के वो तेल बेच रहा है। आपने उससे कहा कि भाई हमको 5 लीटर तेल दे दीजिए। अब वो कौन सा तेल दे दे, मिट्टी का तेल दे दे कि खाने वाला तेल दे दे, कौन सा तेल आप मांग रहे हैं। मान लीजिए वो दुनिया भर के तेल वो बेचता है ना, तो आपने उसको क्या है, क्लैरिटी नहीं दिया ना।
उसके पास तो 100 ऑप्शन है, लेकिन आपने बोला है कि हमें 5 लीटर तेल चाहिए, कौन सा 5 लीटर तेल चाहिए, तो क्योंकि श्योरिटी नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, अब एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन 30 पे आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 30, 31 ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां पर देखिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 31 ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए प्रीलिम्स में। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहां पर मेंशन्ड है, सेक्शन 31 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, मान लीजिए वो इवेंट हैपन हो जाए, ये भी इलस्ट्रेशन, यहां से इलस्ट्रेशन बेस्ड खूब सवाल आते हैं। ये कहता है ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. This contract cannot be enforced by law unless and until C dies in the A's lifetime. साधारण, तो इस तरीके के खूब सारे सवाल आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट में, मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में आप इलस्ट्रेशन पे खूब फोकस करिए, इलस्ट्रेशन खूब पूछते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 36 के ऊपर फोकस करते हैं अपन। ठीक है, सेक्शन 36 को थोड़ा सा देखते हैं। सेक्शन 36 क्या कह रहा है आपसे, एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। अब ये कह रहा है क्या, ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ 2 स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज अ स्पेस। वो कह रहा है कि मैं तुमको 10,000 रुपए दे दूंगा, तुम 2 सीधी लाइन खींचो और वो कहीं जाकर क्या है मिल जाए आपस में। अगर ये जो 2 सीधी लाइन आप खींच रहे हैं, पैरेलल लाइंस खींच रहे हैं, और वो जब मिलेंगी तब मैं तुमको 10,000 रुपए दे दूंगा, तो आपको क्या बना, बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा हमेशा बराबर रहेगा, और जब इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर मेंटेन रहेगी तो मिलेगी कब, कन्वर्ज कब करेगी, हो ही नहीं सकता है। तो वो आपका क्या बेवकूफ काट रहा है। ठीक है, अभी कह रहे ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी, सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। वो कह रहा है कि मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपए दूंगा, तुम क्या है मिस्टर उसकी लड़की से शादी कर लो। और जब ये आप बात कर रहे हैं उस समय उसकी लड़की क्या ऑलरेडी मर चुकी है, तो जब वो ऑलरेडी मर चुकी है तो शादी तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी क्या है, तो ये वॉइड हो गया। इज इट क्लियर। तो ये इलस्ट्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो है आपको ध्यान में ये रखना है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसके इलस्ट्रेशंस आपको इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार आपको देखने को मिलेगा क्या कि इनके इलस्ट्रेशन से, सीधा सीधा इलस्ट्रेशन से ही आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 37 को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, आउट ऑफ फोकस हो गया। ठीक है, सेक्शन 37 ये क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर देखिए चैप्टर 4 क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म। ये कह रहा है क्या, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or by any other law. Promise binds the representative of the promisor in case of death of such promisor before performance unless a contrary intention appears in the contract. और इसके क्या है, illustration important है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, A promises to deliver goods to B on certain day on payment of 1000 rupees. A dies on that day. A's representatives are bound to deliver the good to B. B is bound to pay rupees 1000 to A's representative. जैसे होता नहीं, दुकान पे आप जाते हो तो मान लीजिए आप किसी बनिया की दुकान पर आप क्या है सामान लेने जा रहे थे, राशन लेने जा रहे थे, कई बार जो है फादर जो है नहीं बैठे हैं, उनका कोई क्या है नौकर बैठा है, या उनका बड़ा बेटा बैठा है, या छोटा बेटा बैठा है, तो अगर आप बोलते नहीं हो कि आपके फादर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था राशन भेज देने के लिए, ठीक है, तो वहां पर क्या अगर मान लीजिए उनकी डेथ भी हो चुकी है, तो कई बार क्या उनके जो सक्सेसर्स हैं वो क्या करते हैं, उस गद्दी पे बैठ जाते हैं, उस बिजनेस को संभालते हैं, तो वो सारा कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो सेक्शन 37 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सेक्शन 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिस एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहां पर जो है ध्यान रखिएगा, सेक्शन 38 की जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को एक बार क्या करिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। प्लीज काइंडली रीड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस। ओके, सेक्शन 40 पे आ जाते हैं। ठीक है, एक बार सेक्शन 40 को देख लेते हैं। सेक्शन 40 क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, यहां पर इसका इलस्ट्रेशन जरूर देख के जाइएगा। सेक्शन 40 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म।
ठीक है। अब मान लीजिए अब आपने ऐसा कोई प्रॉमिस कर रखा है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जो आपके टैलेंट, आपके स्किल पर डिपेंड करता है। जैसे मैं क्या कहूँ कि मान लीजिए मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, तो मैं सिंगर हूँ, इसका मतलब ये थोड़े मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी सिंगर होगी। तो यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन बी क्या कर रहा है, ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली। तो अगर मान लीजिए ए ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं आपकी पोर्ट्रेट बना दूंगा, और बिकॉज ऑफ सम रीजन वो मर जाता है, तो उसका जो सक्सेसर है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो आपका पिक्चर थोड़े बनाएगा। और मान लीजिए अगर वो बना ही देगा, आपने मजबूर कर दिया बनाओ, तो वो क्या करेगा, ऐसी पिक्चर बना देगा, आपको ऐसे दे देगा, कहेगा ये आपकी पिक्चर है। क्योंकि वो क्या है, वो तो प्रोफेशनल है नहीं, उसने तो फाइन आर्ट्स में क्या है, डिप्लोमा डिप्लोमा तो किया नहीं है। कई बार आप देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं फाइन आर्ट्स के, वो क्या होता है घाट वाट पर, अक्सर बनारस में अगर आप जाएंगे, ये इंसिडेंट आपके साथ जरूर होगा, बनारस में जाएंगे तो देखिए बनारस में बहुत सारे स्टूडेंट जो है फाइन आर्ट्स के होते हैं। फाइन आर्ट्स के मतलब जो स्केच बनाना सीख रहे होते हैं। तो जैसे आप लॉ के स्टूडेंट, आप इंटर्नशिप करने जाते हो, तो इंटर्नशिप कैसे करते हो, जब कॉलेज में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है तो आप चैम्बर्स ज्वाइन करते हैं। तो फाइन आर्ट के स्टूडेंट क्या करते हैं, घाट पर चले जाते हैं बनारस के, और वहां पर जो भी बैठा रहेगा आदमी, उसका वो क्या है, स्केच बनाने लगेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, उनको वहां पर सब्जेक्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, सेक्शन 40 को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 46 से 50 तक के जो सेक्शंस हैं, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सेक्शन 46 से लेकर 50 तक, ठीक है। यहां पर सेक्शन 46 को थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। सेक्शन 46 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो यहां पर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम नहीं स्पेसिफाइड होगा, तब क्या होगा, तो यहां पर रीजनेबल टाइम होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, वो क्या है, किसी भी केस के हिसाब से वो क्या है, रीजनेबल टाइम जो है डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने ऐसा कोई गुड्स या ऐसा कोई सामान ऑर्डर कर रखा है, मान लीजिए आपके शहर में क्या है, रात को 10 बजे के बाद नो एंट्री शुरू होती है और सुबह 6 बजे तक नो एंट्री होती है, तो सामान उसी समय आएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब आपके रात को 2 बजे आपके घर पर सामान आ गया, अब आप कह रहे हो क्या ये रीजनेबल टाइम है, तो रीजनेबल टाइम है। क्यों, क्योंकि वो जो बड़ा ट्रक होता है उसके लिए क्या शहरों में परमिशन ही नहीं मिलती है। तो रात के 2 बजे अगर वो ट्रक से आपका सामान आपके यहाँ उतर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, दैट इज अ रीजनेबल टाइम। ओके, इसके बाद 47, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड टू बी वेयर हाउस ऑन 1st January. On that day, A brings the good to B's warehouse, but after the usual hours of closing it, they cannot receive. A has not performed the promise. तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए जो शॉप है, शॉप मान लीजिए सुबह 10 बजे खुलती है। ठीक है, सुबह 10 बजे अगर वो कोई दुकान खुलती है, और मान लीजिए वो जो स्टोर है वो क्या है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, या शाम को 7 बजे चलिए बंद हो जाता है। ठीक है, लेट से हम बात कर रहे हैं कि स्टोर जो है शहरों में जो है 8 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। अब रात को 2 बजे आप लेकर सामान आ रहे हो, कहो कि भैया आपने माल मंगाया था, लो ले लो, और वो क्या है, 1 गली या 2 गली पीछे से सामान आ रहा है, तो ये रीजनेबल टाइम नहीं माना जाएगा, ये प्रॉपर डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह 48, एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे to be at proper time and what you can say place. When a promise is to be performed on certain date and the promiser has not undertaken to perform it without application of the promisee, it is the duty of the promisee to apply the performance at proper place within the usual course of business. ये ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपने बर्थडे पे क्या है, किसी से फ्लावर मंगाया है, ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर आपने अपने बर्थडे पे मंगाया है, तो बर्थडे का पार्टी जो हो रही है मान लीजिए शाम को हो रही है 7-8 बजे, तो वो 7-8 बजे तक फ्लावर आ जाना चाहिए ना। ओके, इस तरह 49, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है, किस जगह पे उसको डिलीवर करेंगे बात आपने फिक्स ही नहीं किया है। So when a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for performance of the promise and to perform at such place. ठीक है, ठीक है। तो जहां पर मान लीजिए टाइम एसेंस है, जैसे मैंने आपसे क्या क्या क्या, मेरा बर्थडे पार्टी है, मैंने क्या है कि म्यूजिशियन को बुला लिया, मैंने कहा कि मेरा जो है
परसों मेरा बर्थडे है, तुम लोग आ जाना, और क्या है मेरी बर्थडे पार्टी में तुम सब लोगों को क्या है गाना ना गाना है, बजाना है, ये सब करना है तुम्हें काम। तो ऑब्वियस बात आपने हाँ बोल दिया, आपने कहा कि सर कुछ थोड़ा एडवांस कर दिया, मैंने आपको एडवांस कर दिया। तो अब आपको मेरे घर पर मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, तो किस जगह पे आना है ये आप मान ली मैं बताना भूल गया, लेकिन आपको आपके पार्ट पे ड्यूटी है कि आप मेरे से क्या करो, उस बात का कंफर्मेशन ले लो ना कि भाई कहाँ पर सर आना है, आपके घर पर आना है कि आपने कोई वेन्यू डिसाइड कर रखा है, वहां पर हम लोग को जाकर क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 49, हो गया 15 परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड एंड सैंक्शनड बाय द प्रोमिसी। ठीक है, तो यहां पर ये सेक्शन 50 को भी आप लोग क्या है देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर जो है 50 तक मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सेक्शन 51 पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 51 क्या कह रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 51 कह रहा है promisor not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की मैंने आपसे डेफिनेशन में बात की थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है बात है सेक्शन 51 में, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपका आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं सेक्शन 56 पर। ओके, सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबिलिटी एक्ट, सेक्शन 56 को आप लोग क्या है अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसको कहते हैं, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट हो वो क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्या कहा कि आपकी मैं शादी करा रहा हूं बी की लड़की से, और मान लीजिए बी की लड़की डेथ हो चुकी है, वो अब क्या है जिंदा ही नहीं है, तो कैसे वो शादी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर इलस्ट्रेशंस को देख लीजिएगा, यहां पर बोल रहा है, देखिए ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। ए एग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड। वो कह रहा है मैं जो है तंत्र मंत्र कुछ मेरे को आता है, मेरे पास स्पेशल नॉलेज है, मैंने कामाख्या मंदिर से क्या है स्पेशल कोर्स किया है मैजिक का, तंत्र मंत्र का, और मैं जो है मैजिक से तुमको क्या है कुछ ऐसा करूंगा कि तुमको बहुत बड़ा खजाना हाथ लगेगा, बस उसका जो है मेरे को 10% अभी दे दो। तो ये कैसा हो जाएगा, ये गलत है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा। ठीक है, सेक्शन 56 को कर लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहां लिख लीजिए, कई बार इस तरीके से डॉक्ट्रिन पूछ ली जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां मेंशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ओके, इसके बाद सेक्शन 62 की थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए सेक्शन 62 पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए सेक्शन 62 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ novation, recession and alteration of contract. If the parties to the contract agree to substitute a new contract for it or to rescind it, alter it, the original contract need not be performed. तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आपने कुछ चेंजेस ला दिए हैं। मान लीजिए क्या है कि आपकी बर्थडे पार्टी थी, आप उसमें क्या है एक म्यूजिशियंस को आपने हायर किया था, लेकिन जिस दिन आपने म्यूजिशियंस को हायर किया था उस दिन मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा ऑर्डर आ गया कि आप अपने घर में जो है इतने से ज्यादा लोगों को, जैसे अभी कोविड-19 में हम देख रहे थे, कोविड-19 में क्या हो रहा था, जो शादियां हो रही थी बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी गवर्नमेंट ने कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लोग जा नहीं सकते हैं, सोशल गैदरिंग बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थी। तो मान लीजिए अगर उस तरीके का कोई हो तो वहां पर क्या होगा, जो आपने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसमें अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में आपने चेंज किया है, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा उन चेंज सर्कमस्टांसेस में होगा, जो ऑल्टर्ड सर्कमस्टांसेस होंगी, जो न्यू स्टिपुलेशंस होंगी, उनके अकॉर्डिंगली अब क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है या कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है। तो सेक्शन 62 जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बंच की बात करते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 68। यहां पर देखिए सेक्शन 68 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सेक्शन 68 पे बात कर रहे हैं, क्लेम फॉर नेसेसिटी। सेक्शन 68 क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये कह रहा है
चलिए यहां पर देखिए, ये कह रहा है इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी ऑफ whom ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद द नेसेसिटी। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई बच्चा है, उसके लिए जो लाइफ में उसके लिए जो चीज़ें बहुत एसेंशियल है, मान लीजिए कपड़ा रोटी ये सब है, उसके लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक विद नेसेसरी सूटेबल टू हिज कंडीशन ऑफ लाइफ, ए इज इंटाइटल टू रीइंबर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए जो बी जो क्या है, एक ल्यूनेटिक है, ठीक है, वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है, लीगली ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। तो ए क्या करता है, उसकी लाइफ के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन सारी चीजों को वो क्या करता है, उसको दे देता है। अब ये जब ए ने उसको सारी चीजें दी हैं तो हो सकता है उसके मन में लालच हो कि भाई इसके पास बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वहां से मैं क्या कर लूंगा, रिम्बर्समेंट ले लूंगा। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 68 का ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 72 पे आ जाते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्जन। ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको कोई सामान ऐसा मिल गया है जो क्या है बाय डिफॉल्ट मिल गया है, गलती से मिल गया है, तो उसको दबा नहीं लेना है ना। Liability of person to whom money is paid or thing is delivered by mistake or under coercion. A person to whom a money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return. या तो आप repay करेंगे या तो आप क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। मान लीजिए आपने क्या, आपके घर में क्या पिज्जा वाला आया, उसने गलती से जो है पिज्जा गलत डिलीवर कर दिया। जैसे नोएडा में क्या होता है, हाई राइज सोसाइटीज होती हैं, तो वहां पर मान लीजिए उसने क्या किया, 105 में उसने मकान नंबर देखा और आके आपको क्या पिज्जा की डिलीवरी कर दिया, लेकिन आपका टावर क्या था, आपका टावर का नंबर था बी और उसको एक्चुअली में क्या है, ये कहाँ डिलीवर करना था, टावर सी में करना था। और बेचारा वो क्या है, हड़बड़ा कर या किसी कारण से क्या है वो बी टावर में घुस गया और आउट ऑफ कंफ्यूजन उसने आपको क्या कर दिया, पिज्जा डिलीवर कर दिया। अब आप उसका मजा नहीं लेंगे, अगर आपने खा लिया है तो क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद सेक्शन 73 को इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। ओके, सेक्शन 73 पे भी चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 73 क्या कह रहा है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉस्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पार्ट जो भी अगर अपोजिट पार्टी है उसको जो भी लॉस हुआ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, उसको क्या है इंडेमनिटी आपको देनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73, 74, 75 ये सारी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इनको ध्यान रखिएगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। अगर मान लीजिए आप लोगों ने कुछ अपने कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया था, जैसे हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या कहा था कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए आपने इस बात को कैलकुलेट कर लिया था कि मान लीजिए अगर कोई जो है पार्टी डिफॉल्ट करेगी, कोई ब्रीच करेगी, तो वो क्या करेगी, कुछ जो है हर्जाना देगी, तो वो आपको देना पड़ेगा अगर वो क्या है पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो सेक्शन 74 को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सेक्शन 75 यहां देखिए। ठीक है, इलस्ट्रेशंस हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 75, ठीक है, सेक्शन 75 को भी एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। पार्टीज राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। यहां देखिए, ए अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार जो आपको सीधा सीधा ये इलस्ट्रेशन आपके एग्जाम हॉल में दिख जाता है। ठीक है, a singer contracts with B the manager of a theater to sing in his theater for 2 nights। ठीक है, वो बाद में डिफॉल्ट करता है तो उसको क्या है कंपनसेशन देना पड़ता है। ये आपका क्या है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से, जैसे सेक्शन 124, इसको मार्क कर लीजिए। सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात हो रही है। सेक्शन 124 क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात कर रहा है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेक्शन 124 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसी के साथ 125 को भी कर लीजिए। ठीक है, सेक्शन 124, 125। ओके, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। ठीक है, इसी तरह 126 को कर लीजिए।
वो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात कर रहा है। सेक्शन 126 क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात कर रहा है। प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, इनको डिफाइन कर रहा है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह सेक्शन 127 में देखिए, कंसिडरेशन फॉर गारंटी, इसका जो इलस्ट्रेशन है इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 127 के जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इनके इलस्ट्रेशंस को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 127 का। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर may be sufficient consideration to the surety for giving guarantee. Okay, so section 127 देख के जाइए। इसी तरह सेक्शन 129 पर आ जाइए, ठीक है। सेक्शन 129 कंटिन्यूइंग गारंटी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सेक्शन 129 इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है, इसको देख के जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 148 पे आ जाते हैं। सेक्शन 148 पर आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 148 बेलर, बेलमेंट, इनकी बात कर रहा है। यहां देखिए, बेलमेंट, बेलर, बेली डिफाइंड। तो सेक्शन 148 भी आपका क्या है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 172 को एक बार देख लीजिए। प्लेज की बात हो रही है यहां पर। प्लेज, पॉनर, पॉनी, ठीक है। सेक्शन 172 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 182 पर आ जाते हैं, लास्ट सेक्शन आपका 182, एजेंट, प्रिंसिपल, इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। यहां से आपको जो है, आई विल बिलीव दैट कि यहाँ अगर आप लोग इतना पढ़कर जाएंगे जितना मैंने मार्क करा दिया है, और थोड़ा बहुत और अगर आप अपने तरफ से एफर्ट कर लेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि इसके बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको इसको लेकर कोई भी जो है समस्या नहीं होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन है मेजर एक्ट में, वो है SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हम सीधा सीधा आपको सेक्शंस बता दे रहे हैं। सेक्शन 1 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 1, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 2 में 2A और 2E को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। डेफिनेशन में भी आपको क्या देखना है, यहाँ पर 2A और 2E, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सेविंग क्लॉज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके बेयर एक्ट में, ठीक है। सेक्शन 4 नेचर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है। स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल्स सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉज, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 4 को क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में, पढ़कर जाएंगे सेक्शन 4 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ओके। इसके बाद पार्ट 2 पे आ जाते हैं। तो पार्ट 2 में आएंगे तो यहां पर देखिए क्या पार्ट 2 कह रहा है, रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 5, सेक्शन 6 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज सूड बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 5, 6 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और मूवेबल के केस में सेक्शन 7 और 8, ठीक है। तो सेक्शन 5, 6, 7 और 8 आपका क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से चैप्टर 2 पर आएंगे तो चैप्टर 2 में सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। और इसमें इसका जो एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन क्या है, 11, 12, इसके जो है एक्सेप्शन है, इनको भी देख लीजिए। सॉरी 11, 14 एंड 16, 11, 14 और 16, ये क्या है, ये क्या है, इनके एक्सेप्शन के तौर पर हैं, इनको देख लिया। केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नॉन स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल एंड पर्सनल बार टू रिलीफ। तो ये जो है सेक्शंस हैं, इनको कुछ जरूर देख कर जाइएगा। सेक्शन 10 का ये क्या करते हैं, डिपार्चर लेते हैं। इसके बाद सेक्शन 12 को देख लीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेक्शन 10 से एसोसिएटेड टॉपिक है, इसलिए इसको अलग कर लिया है। सेक्शन 15 को देखेंगे। सेक्शन 15 कह रहा है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यहां पर लिख लीजिए रेड विद
सेक्शन 19, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सेक्शन 19 को भी रीड करना है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 19 के लिए मैंने यहां पे बोल रखा है आपको, ठीक है। तो सेक्शन 15 को जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 15 को कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन 15 को हमेशा सेक्शन 19 के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए सेक्शन 20 में अमेंडमेंट्स हैं ये, तो ये अमेंडमेंट आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20A, 20B, 20C ये है अमेंडमेंट्स, तो ये अमेंडमेंट आपके लिए क्या प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ शेड्यूल को जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है शेड्यूल को एक बार जरूर आप लोग देख कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 26 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, ओके। इसके बाद 27 को देख लीजिए, सेक्शन 27 व्हेन रेसिशन में बी एडजस्ट और रिफ्यूज्ड, ओके। सेक्शन 30 एंड 31, इसके बाद कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसेंडिंग टू डू इक्विटी एंड व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको ध्यान देख लीजिएगा। आपका क्या है ये जो है चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6 पर जाते हैं, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, इसको देख लीजिए सेक्शन 34 को। इसके बाद सेक्शन 36 प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, पार्ट 3 में है चैप्टर 7 में। प्रिवेंटिव रिलीफ की बात कहाँ पे की गई है, पार्ट 3 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ, और इसका सेक्शन 36 आप लोग एक बार देख के जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 37 एंड 38 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 37 क्या कहता है, टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजेक्शन, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कई बार आपको यहीं पर इतना ही पूछ लेता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में टेम्पररी और परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में कहाँ जिक्र किया गया है, कहाँ इनके बारे में जो है बात की गई है, तो ये आपको क्या है पता चल जाता है, ठीक है। सेक्शन 37 को एक बार मार्क कर लेंगे आप लोग, ओके। इसके बाद 38, 39 और 41, 38, 39 और 41, परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, मैंडेटरी इंजंक्शंस एंड इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। तो इसको भी थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगा, सेक्शन 41 भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। सर कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आ सकते हैं ये आप बता दीजिएगा, ये बाद में बताओगे क्योंकि सिलेबस में ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। देखो जतिन बेटा, माइनर एक्ट के साथ ये तो मेजर एक्ट हैं। अब देखो उस दिन मैंने आप लोग से एक मैथ्स की बात की थी, एक अगर आप नहीं थे शायद उस क्लास में, मैंने क्या कहा था कि अगर आप आरजेएस के एग्जाम को देखते हो तो आरजेएस के एग्जाम में आपको देखो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजंट इट। 100 क्वेश्चन का आपका क्या है सिलेबस है। इस 100 क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था कि 70 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, लॉ से आएंगे, और यहां पर क्या है 30 क्वेश्चन जो हैं वो कहां से आएंगे, इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश में से, और इसके 15 क्वेश्चन आएंगे आपके कहां, हिंदी में से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्क्स का। अब ये देखो ये जो 70 क्वेश्चंस हैं, तो 70 क्वेश्चंस में भी आपके क्या है 8 मेजर लॉज हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन सब के ऊपर हमने बात करी है, ठीक है। तो ये जो मेजर लॉज हैं, तो इन मेजर लॉज को आपको क्या करना है, कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया। तो ये जो 8 मेजर लॉज हैं, और इसके बाद आपके क्या हैं करीब करीब यहां पर 11 आपके क्या है माइनर लॉज हैं, ठीक है। तो ये जो 11 माइनर लॉज हैं, इन 11 माइनर लॉज में से आपको मुश्किल से 15 सवाल यहां से आते हैं, बहुत मैक्सिमम करोगे तो 20 सवाल। तो दैट मीन्स अगर ये 70 में से अगर आप 20 मार्क्स आप एलोकेट कर रहे हो मेजर लॉज के लिए, माइनर लॉज के लिए, तो 50 आपके क्या हैं मेजर लॉज पे हैं। अब 50 मेजर लॉज, दैट मीन्स आप ये सोचो कि आप ऐसे सोचो कि आपको 50 क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और इन 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 मेजर लॉज हैं, जिसमें से आप तीनों क्रिमिनल लॉ को रख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को रख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को रख लीजिए। तो यहां पर ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट में से आपको क्या है 5 या 8। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई देखिए यहां पर स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको एक सवाल एक पूछना है या 5 सवाल ही पूछना है। तो कई बार जैसे सीपीसी में आपने देखा होगा, पिछले साल सीपीसी में सवाल बढ़ गए, तो पिछले साल सीपीसी में बढ़ गए, इसका मतलब नहीं कि इस साल भी सीपीसी से ज्यादा सवाल पूछेगा। हो सकता है इस बार कॉन्स्टिट्यूशन से वो ज्यादा सवाल पूछ लें,
हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से इस बार क्या है वो 8 क्वेश्चन पूछ लें, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से 8 क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी जो मेजर लॉज है वहां से गुंजाइश कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो कटौती करनी पड़े। इसीलिए आपको क्या है इन माइनर लॉज को बड़ा पढ़कर जाना है एसेंशियली, क्योंकि देखो ये 30 क्वेश्चंस ये आपका अच्छा एसेट है और ये 20, तो अगर ये 30 और 20 का कॉम्बिनेशन कर लो तो देखो ये क्या है करीब करीब ये 50 क्वेश्चंस हैं, ये 50 क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्या करते हो अगर बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत टैक्टफुली हैंडल कर लो तो इस 50 में से आपका स्ट्राइक रेट 40 का चला जाएगा। भाई हम ये कह रहे हैं कि हिंदी और इसमें बहुत बुरा परफॉर्म करोगे तो यहाँ पर 20 नंबर तो लेकर आप लोग आ ही जाएंगे भाई 30 में से। इतना बुरी हिंदी और अंग्रेजी आप लोग कभी नहीं होगी अगर आपने स्कूल डेज में सही से पढ़ाई की है। और इस 20 में से मैंने क्या कहा, इस 20 में से अगर आप लॉ को ठीक से पढ़ ले जाओगे तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो 32 आपके सवाल हो गए, 32 से 35 आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, तो एक अच्छा स्ट्राइक रेट है, ठीक है। और बाकी अपना उधर मेजर लॉस में कवर कर लिए, क्योंकि देखिए राजस्थान की मेरिट भी हाई जाती है। क्यों हाई जाती है उसके पीछे कारण यही है। तो यहां पर अगर आपने देखिए अगर यहां पर अगर आपने 12 कर दिया, यहां पर 12 कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया, 12 12 24 नंबर हो गया आपके। इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी के जो 12 15 15 सवाल हैं ये इनको हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। चलिए अब इसके बाद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है। अब हम आपको क्या है सिर्फ सेक्शन सेक्शन बोल रहे हैं, उनको क्या कर लिया अपना थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये छोटा सा एक्ट है, इस छोटे से एक्ट में क्या है सिर्फ और सिर्फ कितने सेक्शंस हैं 19 सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस को एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूं, इनको जल्दी से क्या है लिस्ट कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन 1 को यहां पर मैंने क्या कहा था, सेक्शन 1 का क्लॉज 3 हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहां पर क्या है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होगा, किस दिन से ये क्या हुआ है इन्फोर्स हुआ है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और क्यों यहां पर क्यों इसको इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि देखिए यहां पर क्या कह रहा है, देखिए क्लॉज 3 आपसे क्या बोल रहा है, क्यों इसका क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या देखिए, सीधा सा लॉजिक है। ये कह रहा है इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। तो दैट मींस यहां पर हर स्टेट गवर्नमेंट इस लॉ को क्या करेगी अपने मुनाफिक अपने मनपसंद के हिसाब से क्या करेगी अप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या है क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज 3 को जो इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और राजस्थान में 1 अक्टूबर 1962 को ये जो एक्ट है इन्फोर्सेबल हुआ था, ठीक है। तो डेट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यहां पर राजस्थान में क्या है 1 अक्टूबर 1962 को जो है ये कानून जो है एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट क्यों राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो अलग है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 आपने देख लिया। इसके बाद सेक्शन 2 में जो है ए और बी को अंडरलाइन कर लीजिए। यहां सेक्शन 2 एक कोड की बात करता है, कोड में वो कहता है कि जब कभी भी आप कोड की बात करोगे तो कोड का मतलब यहां पर क्या है सीआरपीसी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को विजिबल हो रहा है तो देखिए क्या कोड मींस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1898, क्योंकि ये खुद कानून कब का है 1958 का है, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर अब ऑब्वियस सी बात है इसकी जगह हम क्या कर देंगे बीएनएसएस कर देंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इसके बाद सेक्शन 2 भी जो है प्रोबेशन ऑफिसर की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके बारे में और मैक्सिमम डिटेल आपको क्या है सेक्शन 13 में बता रखी है, सेक्शन 13 ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 3 सेक्शन 4 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 3 एडमोनिशन की बात करता है, सेक्शन 4 प्रोबेशन की बात करता है, ध्यान रखेंगे। सेक्शन 5 की बात कर लीजिए। सेक्शन 5 कहता है पावर ऑफ द कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। जब आपको रिलीज किया जा रहा है तो वहां पर सेक्शन 5 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 6 यहां पर एज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर द 21 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एज को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एज को बेस बना के सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 13 14 और 15 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 13 14 एंड 15 ओके ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके ओके। तो ये जो है आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हो गया, ओके। यहां हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इजी था, आसान था, कोई इशू नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है।
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। ये भी जो है छोटा सा एक्ट है, इसमें कुल मिला के देखिए क्या है, कितने हैं, 37 सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर सेक्शंस कितने हैं, 37 हैं। इसको क्या करेंगे, एक एक करके जल्दी से यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे। सेक्शन 1 क्या है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन 2 को कर लीजिए। सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है। तो सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशन ए एफ आई क्यू एन एस, ए एफ आई क्यू एस और एक जो है जी, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक बार आप लोग से चर्चा कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 2A जो है एग्रीव्ड पर्सन की बात कर रहा है। देखिए सेक्शन 2A क्या कर रहा है, एग्रीव्ड पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 2F में आ रहे हैं, तो यहां पर देखिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है। 2G जो है डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन कर रहा है, जो सेक्शन 3 में फिर से क्या है, इलैबोरेटेड है, ठीक है। इसके बाद I को देख लीजिए, मजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और इस केस में भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। Q देख लीजिए, ठीक है। यहां Q को देख लीजिए, Q मींस रिस्पोंडेंट की बात हो रही है, और S जो है शेयर्ड हाउस होल्ड की बात हो रही है, कि वेयर अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड लिव्ड or at any stage lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent and include such house whether owned tenant or jointly, या खुद का मकान हो या किराए पे हो, तो सबको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन 3 पर आ जाइए। सेक्शन 3 क्या कर रहा है, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 5 पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट, इनकी ड्यूटीज के बारे में बात किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सेक्शन 9 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 9 क्या कर रहा है, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 12 की बात कर लेते हैं, यहां पर एप्लीकेशन एज टू मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 12। इसके बाद 18 19 को अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर, 19 रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक है। 18 19 20 21 22 मॉनेटरी रिलीफ की बात हो रहा है, 21 कस्टडी की बात हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 22 जो है कंपनसेशन ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ये सब क्या है, रिलीफ है जो महिला को मिलेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 31 और 32, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है। कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ CRPC, द ऑफेंसेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ये नेचर ऑफ द ऑफेंस की बात कर रहा है कि अगर कोई वुमेन के साथ जो है अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो वो जो ऑफेंस हो रहा है, उस महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो किस नेचर का है, वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल नेचर का है। तो इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो एक्ट है, इसको हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, सॉरी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये भी क्या है, माइनर एक्ट है, 10 सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर साल यहां से आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, सेक्शन 2A एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। 2A B और C ये बड़े इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। ये कानून कब फोर्स में आया है, तो 2 अक्टूबर 1987 को आया है, 2 अक्टूबर को आया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। प्रोहिबिशन का क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और सेक्शन 4 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन की बात करता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, सेक्शन 3 और 4 अलग अलग तरीके के प्रोहिबिशन की बात करता है। ये कहता है एडवर्टीजमेंट आप नहीं करेंगे, और ये कहता है आप पब्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 और 4 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
5, 6, 7, इसके बाद आ जाएगा सेक्शन 5 पावर टू एंटर एंड सर्च। मान लीजिए आप को ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है जहां पर इस तरीके के इंडिसेंट जो है मटेरियल्स रखे हुए हैं, तो वहां पर क्या है, सेक्शन 5 आपको एम्पावर कर रहा है कि आप जाइए उस एरिया में क्या करिए, सर्च करिए और सीज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 6 पेनाल्टी की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या है पेनाल्टी मिल सकती है। यहाँ सेक्शन 7 की हेडिंग ध्यान रखिएगा, ऑफेंसेस कैन बी कमिटेड बाय द कंपनीज ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 8 नेचर की बात कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल इन नेचर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सवाल पूछा जाता है, हर साल पूछा गया है, इसीलिए आपको क्या करना है, ये जरूर इसको पढ़कर जाना है। माइनर एक्ट है, 10 सेक्शंस हैं, हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, आप दे देंगे तो उसमें क्या है, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। ओके, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्ट के ऊपर बात करते हैं, पॉस्को एक्ट, पॉक्सको। ठीक है, ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 46 सेक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, 46 सेक्शन से ज़्यादा आपको क्या है, इसके इस स्ट्रक्चरिंग के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाएगा तो उससे भी आपका क्या है, काम चल जाएगा। अगर आप क्या कर लोगे, इसके स्ट्रक्चर को जान जाओगे, तब भी आप जो है इस बेयर एक्ट से काम बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कहा, सेक्शन 1 हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेक्शन 2 हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और सेक्शन 2 में यहाँ पर जो है, क्योंकि ये क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करता है, तो सेक्शन 2 की डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक्शन 2A एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसको जो है सेक्शन 5 में भी डिफाइन किया गया है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9। ठीक है, आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स क्या है, चाइल्ड यहाँ पर क्या होगा, ये सब डेफिनेशंस क्या हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये डेफिनेशन DA, इसको जो है 16/8/2019 में जोड़ा गया है, तो इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट भी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्रिस्क्राइब्ड क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट। ठीक है, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, जब सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस का विक्टिम कौन है, चाइल्ड है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जब पॉस्को एक्ट को आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो वहां पर देखिए जो सब्जेक्ट मैटर है वो चाइल्ड है, तो ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ये जो कानून है पॉस्को एक्ट, ये क्या करता है, देखिए चाइल्ड को डिफाइन करता है। तो देखिए यहां पर चाइल्ड की डेफिनेशन में क्या बोला गया है, सॉरी, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड का मतलब ही क्या है, कोई भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो, कैसा भी बच्चा हो, तो उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका जेंडर किस तरीके का है, दैट मीन्स जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल दोनों ही बच्चे के हैं इस तरीके के कंडक्ट से एक्सप्लॉइटेड होते हैं, वेदर इट्स मेल और वेदर इट्स फीमेल। ओके, तो बच्चा बच्चा ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे सेक्शन 3 की। ठीक है, सेक्शन, अब यहां पर क्या देखिए, ऑफेंसेस की बात होगी, ऑफेंसेस का पनिशमेंट भी आपको साथ में साथ देखते चलना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, सेक्शन 3 कह रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है, और सेक्शन 4 क्या कर रहा है, उसके पनिशमेंट की बात कर रहा है। इसी तरह एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, और सेक्शन 6 उसका क्या है, पनिशमेंट क्लॉज है। सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ है, सेक्शन 7 में, और सेक्शन 8 में क्या है, उसका पनिशमेंट है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पर है, सेक्शन 9 में, उसका पनिशमेंट कहाँ पर है, 10 में। सेक्सुअल हैरासमेंट क्या है, सेक्शन 11 में डिफाइन है, और उसका पनिशमेंट क्या है, 12 में डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर आप बच्चे का जो पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए सेक्शन 13 क्या कह रहा है, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, एंड पनिशमेंट क्या है 14 में, पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए सेक्शन 16 अबेटमेंट की भी बात करता है, कि मान लीजिए अगर आपने क्या अबेट किया है। सेक्शन 18 क्या कर रहा है, अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी बच्चे के ऊपर अटैक किया, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाह रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इन दैट केस ऑल्सो यू आर पनिशेबल। वहां पर भी आपकी क्या है,
पनिशेबल या उसकी आपकी जो पनिशमेंट क्या है प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 18 में, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 20 पे आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 20 क्या कहता है, मीडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन, क्योंकि देखिए बड़ा सेंसिटिव मामला है ना, बच्चों से मिलता या कह सकते हैं विक्टिम यहाँ पर क्या है, चाइल्ड है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाली गई है, मीडिया के ऊपर, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, फेलियर किया, तो उस पर क्या है, पनिशमेंट की बात है, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन 20 को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 20 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आजकल की जो मीडिया है उसके कंटेक्स्ट में अगर आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सही जो है सेक्शन की ड्राफ्टिंग की गई है। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट केस एनी पर्सन ऑफ द मीडिया होटल लॉज हॉस्पिटल क्लब स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड irrespective of the number of person employed therein shall on coming across any material object which is sexually exploited of child, okay, including pornography, sexually related or making obscene representation of child or children through the use of any medium shall provide such information to special juvenile police unit or to the local police unit, ठीक है। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं की, मालूम था, तो वहां पर क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सेक्शन 22 को भी देख लेते हैं, वहां पर क्या है, फॉल्स केस में, है ना। यहां पर देखिए सेक्शन 23 में प्रोसीजर की बात की गई है। सेक्शन 23 से पहले सेक्शन 22 को एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 22 क्या कह रहा है, ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर फॉर मीडिया। ये कह रहा है नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक, जैसे ना आजकल यूट्यूबर हो गए हैं कि आप एक कैमरा एक माइक लेकर के कहीं भी घुस जाइए, कुछ भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो ये जो नए जो लोग हैं उनके लिए, और जो हमारी ट्रेडिशनल मीडिया उनके ऊपर भी अप्लाई करती है, यू हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव, ओके। आपने देखा होगा ना भी, जैसे इस बीच में कितने इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर क्या हम एक हस्बैंड है उसने सुसाइड कर लिया, वहां पर क्या गिद्ध की तरह ये सारे मीडिया वाले पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पर देखिए उनके उस एक्टिविटी को यहां पर कंट्रोल किया गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, आप आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग हिज नेम एड्रेस photograph, family detail, school, neighborhood or any other particular which leads to the disclosure of identity of the child। आप पता चला उसके घर के पास एक बड़ी सी मिठाई की दुकान है, वहीं खड़े होकर क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी रिपोर्टिंग में पीछे की मिठाई की दुकान दिख रही है, बोल रहे हैं यहाँ से 10 कदम पे उसका घर है, तो सबको पता चल जाएगा उसकी किस लोकेलिटी में बच्चा है, कौन सा बच्चा है जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ है। तो आपको जब कभी भी रिपोर्टिंग करनी है, थोड़ी सी क्या है, सेंसिटिविटी आपको बनाकर रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर देखिए क्लॉज 3 क्या है, द पब्लिशर ओनर ऑफ द मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी शैल बी जॉइंटली एंड सेवरेबली लायबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। तो जो मीडिया हाउस के जो मालिक हैं उनकी जॉइंट लायबिलिटी यहां पर बात हो रही है, ठीक है। सो सेक्शन 23 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 24 की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। जब कभी भी चाइल्ड की रिकॉर्डिंग होगी तो कुछ उसमें क्या है, क्योंकि बच्चा है, माइनर है, तो वहां पर ऑलरेडी उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो वैसे ही उसका जो मेंटल फेज है, उसका जो ट्रॉमेटिक कह सकते हैं सरकमस्टांस में, तो वहां पर यहाँ पर बहुत सेंसिटिविटी की बात हुई है कि दैट मीन्स ये जो एक्ट है वो कह रहा है कि आपको बहुत सेंसिबल होके काम करना है, नॉनसेंस होके आप काम नहीं करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, पुलिस वालों को भी बोला जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शैल व्हाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड इंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी वे ऑफ द एक्यूज। जो एक्यूज है उसके साथ बिल्कुल भी उसकी जो है आमना सामना बिल्कुल नहीं होगा, इवन ड्यूरिंग द ट्रायल ऑल्सो दैट हैज टू बी इंश्योर्ड, ओके। तो इस तरीके सेक्शन 24 को देखना है, ठीक है। 26 पर आ जाते हैं। सेक्शन 26 एडिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, ये कोर्ट के लिए है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है बच्चे की, ठीक है। स्पेशल कोर्ट की बात हो रही है कि जो मामले होंगे उनके लिए क्या हमेशा स्पेशल कोर्ट्स को फॉर्मुलेट किया जाएगा, ठीक है।
लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा हो नहीं पा रहा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है कंट्री में, ठीक है। सेक्शन 29 प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, तो यहाँ पर प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस का मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की थी, वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यहां पर क्या है? द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम है, यहां पर शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है कि आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोर्ट ये मान के बैठी है कि आपने क्राइम कर रखा है, दैट सच पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस एज द केस में बी अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड का मतलब क्या? शैल प्रिज्यूम्पशन के बारे में हमने अभी रिसेंटली बात की है। तो शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कि कोर्ट उस बात को बिलीव कर चुकी है, आपको मौका दिया जा रहा है, अगर आपके पास स्ट्रांग एविडेंसेस हैं तो अपने क्या करिए, अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवा लीजिए, ठीक है। यहां पर 32 पे आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 32 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 33 पावर एंड प्रोसीजर ऑफ स्पेशल कोर्ट, कैसे आप ट्रायल करोगे, कोर्ट्स को भी क्या है यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं। 33 की बात कर लेते हैं, हो गया। चलिए, इसके बाद 33 के बाद हमें बात करनी है सेक्शन 37 के ऊपर, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कैसा है? इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि उस बच्चे की जब सुनवाई हो रही है, उस केस की जो है हियरिंग हो रही है, तो सभी लोग वहां पहुंच गए, सारा मोहल्ला पहुंच गया। नो, दैट कैन नॉट हैपन। बेटा मैंने प्रीलिम्स के भी आपके आरजेस के पर्सपेक्टिव से जतिन कराया है, तो आपको अपलोडेड हो गया होगा आपके उस पर, एक बार वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके 37, इसके बाद 41 पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टन केसेस। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जो मेडिकल एग्जामिनर हो रहा है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास वो बच्चा गया, उसकी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसने कुछ इंसर्ट किया है आपके बॉडी की पार्ट में, तो आप ये नहीं करोगे कल को उसको ही आपने क्या कर दिया, प्रोसिक्यूट कर दिया इस सेक्शन में। तो इसलिए क्या है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his child और दैट गार्जियन और पेरेंट, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए विक्टिम है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, पेनिट्रेटिव नेचर का हुआ है, मान लीजिए उसको क्या करना है, आपको रेमेडी देनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट देने के कंटेक्स्ट में मान लीजिए कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आपको इंसर्ट करना पड़ रहा है उसकी बॉडी पार्ट में, तो अब आपने कल को क्या कर दिया, उस डॉक्टर को ही आपने क्या कर दिया, इस मैटर में जो है घसीट लिया। तो यहां पर क्या इम्यूनिटी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये भी एक छोटा सा एक्ट है, ज्यादा नहीं, इसमें क्या है 30 सेक्शंस हैं, देखिए ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 30 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको जल्दी से इसके बेर एक्ट पर आप लोग क्या है इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 1 हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा, 1 क्लॉज 3 में कमेंसमेंट की जब बात हो रही है, कमेंसमेंट कब से है, दैट मीन्स विद इफेक्ट क्या है, कब से ये कानून लागू हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन है, तो सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज में 2A, B, E, H और O को जो है डिफाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2A, B, E, ओके, N और O को कर लीजिए। इसके बाद सेक्शन 3 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, ICC ऐसे पूछ लेता है, तो पता चला आपको लग रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, नो नो नो, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट चल रहा है लंदन में इंडिया और उसके बीच में, तो इसका मतलब नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 4 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 9 को देख लेते हैं, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, ठीक है। सेक्शन 11, 12 इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी, और 13 जो है इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंप्लेंट से रिलेटेड है या उनके इंक्वायरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 14 पनिशमेंट की बात करता है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट। मान लीजिए आपने क्या किया है, गलत कंप्लेंट फाइल कर दी है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ओके।
सेक्शन 14 हो गया। इसके बाद 15 19 की देख लीजिए। सेक्शन 15 डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। सेक्शन 19 को एक बार देख लीजिए। सेक्शन 19 को एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सेक्शन 19 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ओके। ये ड्यूटीज ऑफ जो एम्प्लॉयर है इनको एक बार देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 27 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, इसको भी जरा देख लीजिए, ठीक है। सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो सेक्शन 27 को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट्स थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस की। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, जेजे एक्ट 2015 का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ओके। ध्यान रखेंगे इसका। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, आप सभी लोगों को मालूम है आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट, निर्भया इंसिडेंट के बाद जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या किया है, चेंज किया गया है, ठीक है। 2015 का ये कानून है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहां पर क्या है, इसके डेफिनेशन क्लॉज में है। आप लोगों को दिखा रहे हैं डेफिनेशन क्लॉज इसकी बड़ी लेंदी, थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और आपका क्या है, थोड़ा सा जो है लेंदी एक्ट है, ओके। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर डेट ऑफ कमेंसमेंट से शुरू करते हैं, कब से कमेंस हुआ है, तो डेट है 15 जनवरी 2016, ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, सब क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, यहां पर जो है इसके जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है इस एक्ट में, ठीक है। डेफिनेशन ज़्यादा है, तो एक एक करके डेफिनेशन को देख लेंगे। यहाँ पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 जो है अबेंडेंट चाइल्ड की बात करता है, मीन्स अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियंस हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अबेंडेंट बाय द कमिटी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, ठीक है। तो क्या किया, बच्चे को छोड़ दिया गया है। अब बच्चा क्या है, जो माइनर बच्चा है, अगर आप उसको समाज में अगर छोड़ देंगे तो वो क्या है, ही इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है। अब मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा जिसने माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो समाज में अलग अलग लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, तो उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, हु इज गोइंग टू टेक द गारंटी। ऑब्वियस ही बात है, आपने इस बात को सुना होगा ना कि जैसा द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इसका सीधा असर आप देखते हैं। आप जैसे भी आरजेएस का तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी ऐसे रख लीजिए जो खाने पीने में फूड ब्लॉगर टाइप के लोग हों, घुमक्कर टाइप के लोग हों, देखिए अब हो गई आपकी तैयारी खत्म। क्यों, क्योंकि वो दिन भर खाने पीने की बात करेंगे, दिन भर वो क्या है, घूमने की बात करेंगे कि आज हम वहाँ घूमने गए थे, आज हम ऋषिकेश गए थे, आज हम कर्नाटक गए थे, आज हम गोवा गए थे, आज हम नेपाल गए थे, आज हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, आज हमने ये खाया, आज हमने वहाँ का ये खाया। तो आपका क्या, बच्चों का जो स्टूडेंट लाइफ में क्या डेविएशन बड़ी जल्दी आता है। तब हो चुकी पढ़ाई, अब आपको लगेगा यार हम क्या ही कर रहे हैं, आरजेएस का एग्ज़ाम निकलेगा निकलेगा नहीं पता नहीं, और ये देखो हमारा फ्रेंड जो है घूम के आ रहा है, मोमोज़ खा के आ रहा है, दिल्ली में बता रहा है कि वहाँ पे बड़े अच्छे क्वालिटी के मोमोज मिलते हैं, और हम यहाँ बैठ के क्या है आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमें श्योरिटी नहीं है। तो आप कहोगे अगली बार से यार जब तुम जाना हमको भी ले जाना, खा के आएंगे तो पेट खाली नहीं रहेगा तो और मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडॉप्शन की, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। एडॉप्शन की बात कर रहा है ये, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 की बात कर लेता हूं, आफ्टर केयर, ठीक है।
यहां पर बेगिंग को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बेगिंग को यहां पर देखिए क्या है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 की बात कर रहा है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है, मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन regarding the child as to ensure fulfillment of his basic needs, rights, identity, social well-being, physical, emotional, intellectual. बेस्ट इंटरेस्ट में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है उस बच्चे की, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, स्कूल से लेके कपड़े, कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, ये सब कुछ क्या है, दैट विल कम अंडर द पार्ट ऑफ दिस। ओके, इसके बाद सेक्शन 10 को देख लीजिए। बोर्ड का मतलब, जब कभी इस एक्ट में बोर्ड का मतलब क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात कर रहा है, और जिसके बारे में रेफरेंस कहां दिया गया है, सेक्शन 4 में, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर चाइल्ड का मतलब क्या है, यहां कह रहा है चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं की है फॉर द पर्पज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ चाइल्ड। ओके, सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या कह रहा है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात कर रहा है। मीन्स अ चाइल्ड हु इज अलेज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस and who has not completed 18 years of age on the date of commencement commission of such offense, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बच्चा जिसने क्या किया है, क्राइम कमिट कर दिया है, उसकी आयु क्या 18 साल से कम की है। ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए बुरी होता है ना, बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, तो बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो इस तरह के गलत गलत काम करते हैं, जैसे निर्भया इंसिडेंट में देखिए, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जो एक्यूज थे वो सारे के सारे माइनर थे। ओके, चाइल्ड इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए पूरा डेफिनेशन दे रखी है, तो रीड करके इसको जाएंगे आप लोग, क्योंकि वो पूछ लेगा इन में से क्या 1 2 3 लगा देगा, कुछ और अलग लगा देगा, कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 बोलता है। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 2 सब क्लॉज 18, ठीक है। यहां पर चिल्ड्रन होम, चिल्ड्रन कोर्ट, इनको भी डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 19 चिल्ड्रन होम की बात कर रहा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 चिल्ड्रन कोर्ट की बात कर रहा है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 की बात हो रही है। यहां पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 23 को भी एक बार देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। चाइल्ड लाइन सर्विसेज सेक्शन 2 सब क्लॉज 25, तो इस एक्ट में क्या है, देखिए डेफिनेशन बहुत सारी हैं। ओके, 26 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है। फॉस्टर केयर 29, फॉस्टर फैमिली 30, ओके। हीनियस ऑफेंसेस, जुवेनाइल बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है। इसके बाद 42 ऑर्फन को डिफाइन किया गया है। पिटी ऑफेंसेस सेक्शन 45 सेक्शन 2 सब क्लास 45, प्रोबेशन ऑफिसर सेक्शन 2 सब क्लास 48, इसको एक बार देख लीजिए। पब्लिक प्लेस सेक्शन 2 सब क्लॉज 50, सीरियस ऑफेंसेस सेक्शन 2 सब क्लॉज 54, ओके। यहां पर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट सेक्शन 2 सब क्लॉज 55, सेक्शन 2 सब क्लॉज 60 सरेंडर्ड चाइल्ड, a child who is relinquished by the parents or guardian to the committee on account of physical, emotional or social factors beyond their control and declared as such by the committee. समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंपॉर्टेंट है ये सब रखना है आपने अपने नोट्स में, डायरेक्ट में क्या टिक करते चले जाइए मेरे साथ साथ। ओके, अब देखिए ये क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सेक्शन 3 क्या कह रहा है, जनरल प्रिंसिपल्स। ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ,
प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, पॉजिटिव मेजर्स, ये सारे के सारे क्या है, प्रिंसिपल्स हैं जिनको यहां पर जो है यूज किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की जा रही है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट, ये कुछ क्या है, प्रिंसिपलिटीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको क्या कर ध्यान में रखना है। यहां सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट कर दीजिए, जेजे बोर्ड, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात कर रहा है, कहां पर, सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है सेक्शन 5, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, सेक्शन 6, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन अ पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, जब ऑफेंस कमिट किया था 18 साल से कम का था, तो सेक्शन 6 की बात होगी। ठीक है, सेक्शन 10 पे आ जाते हैं। सेक्शन 10, एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड अलेज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर्स। When a child alleged to be in conflict with law is apprehended, the officer designated as child welfare officer of the police station or special juvenile police unit to which such child is brought as soon as possible after apprehending the child inform। तो उसके बच्चे को क्या करना है, उसके गार्जियन को आपको बताना पड़ेगा कि आप जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि वो गलत हाथों में चला जाए। गलत हाथ में चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, गलत काम करेगा, इलीगल या एंटी सोशल एलिमेंट्स बन के साथ रहेगा तो क्या करेगा, इस तरीके के काम सीखेगा। साधु के साथ रहेगा तो साधु बन जाएगा, चोर के साथ रहेगा तो चोर बन जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 13 को देख लीजिए। इसके बाद 14, 15, ये कह रहा 14, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। 15 को कर लीजिए, प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। ठीक है, यहां पर टाइम पीरियड है, रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, सेक्शन 19 पे आ जाते हैं, पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये जो चाइल्ड कोर्ट है उसके पास क्या क्या पावर है, सेक्शन 19 में डिफाइन है। ओके, तो इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 21 देख लीजिए, ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। कुछ ऑर्डर्स हैं जो आप पास नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं पास कर सकते हैं, सेंटेंस टू डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये सब नहीं पास कर सकते हैं। सेक्शन 22, प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 23, नो ज्वाइंट प्रोसीडिंग ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड पर्सन नॉट अ चाइल्ड, इसका ज्वाइंट प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा। 27, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बात की जा रही है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कई बार प्लेन से पूछ लेता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कहां डिस्कशन किया गया है। थर्टी 39 पे जाते हैं, प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल री इंटीग्रेशन। बच्चे को हमें क्या करना है, समाज में वापस ले जाना है। तो इंटेंट क्या है कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो एंटी सोशल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, उसको क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर। ओके प्रियांश, तो हम आपसे बात कर रहे थे सेक्शन 39 की। ओके, तो सेक्शन 39 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 40, 41 एंड 43, 40 को कर लीजिए, 41 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सेक्शन 40, 41 एंड 43। ठीक है, ओपन शेल्टर, ये फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फोर्टी 47, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, ये सब क्या है,
इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स के नजरिए से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 50 चिल्ड्रन होम, ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के नजरिए से। यहां पर जो है देखिए चैप्टर ये 8 जो आ रहा है, ये चैप्टर 8 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए चैप्टर 8 आपसे क्या बात कर रहा है, एडॉप्शन के बारे में बात कर रहा है। तो हमें मालूम है कि हमारे पर्सनल लॉज में, हिंदू लॉज में एडॉप्शन के बारे में बात किया गया है हिंदू में, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है एडॉप्शन के बारे में बात की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर किस चैप्टर में जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एडॉप्शन के बारे में बात किया है, तो चैप्टर 8 में, ओके, सेक्शन 56, ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद 74 75 पे चलते हैं। सेक्शन 74 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। सेक्शन 75 पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 76 77 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग, पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, नार्कोटिक ड्रग्स, इस तरह के अगर आप बच्चों को आप सामान देंगे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, ठीक है। 79 एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉई, शोषण कर रहे हैं बच्चे का। 81 सेल्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर एनी पर्पसेस, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 82 86 कॉर्पोरल पनिशमेंट। 86 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस एंड डेजिग्नेटेड कोड, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन सी कोर्ट उसको क्या है हैंडल करेंगी, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 99 पर आ जाते हैं। सॉरी, ये रहा 99 रिपोर्ट टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी इन मैटर्स पर वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। जुवेनाइल जस्टिस फंड की बात हो रही है। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इनके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट कह सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लास्ट एक्ट के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिमिटेशन एक्ट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अपने बेर एक्ट में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेक्शन 1 क्लॉज 3 लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 किस दिन से ये इन्फोर्सेबल है, 1 जनवरी 1964, ओके। सेक्शन 2A एप्लीकेंट की जो डेफिनेशन है उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एप्लीकेशन टू बी बिल ऑफ एक्सचेंज 2C, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके बाद 2J लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात हो रही है। 2K प्रॉमिसरी नोट, 2M टॉट्स, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, इसको लिख लीजिए, इट यू हैव टू रीड दिस सेक्शन 3 विद सेक्शन 13। सेक्शन 4 एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सेक्शन 5 इसके आगे लिख लीजिए सफिशिएंट क्लॉज, सेक्शन 5 के आगे सफिशिएंट क्लॉज है। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी, तो यहां पर माइनर, इंसेन और इडियट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एंड सेक्शन 6 विल ऑलवेज बी रेड बाय सेक्शन 9 एंड सेक्शन 8, सेक्शन 6 को जब भी पढ़ेंगे सेक्शन 9 और सेक्शन 8 के साथ ही रीड करेंगे आप। यहां पर एक्सप्लेनेशन में देखिए लिखा हुआ है, सेक्शन 6 का जो एक्सप्लेनेशन है, माइनर इंक्लूड्स चाइल्ड इन वूम्ब, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर सेक्शन 9 कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। सेक्शन 12 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ओके। पार्ट 3 में सेक्शन 12 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके बाद सेक्शन 14 को, सेक्शन 15 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 16 फर्स्ट क्लॉज जो है प्लेंटिफ की बात करता है, सेकंड क्लॉज डिफेंडेंट की बात करता है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा सेक्शन 16 में।
Section 17, effect of fraud and mistake. The period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or the applicant has discovered the fraud. अंडरलाइन कर लीजिए सेक्शन 17 में. इसी तरह क्या, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन, ये क्या है, इट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ थर्ड पार्टीज. जो थर्ड पार्टीज होंगे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है. ओके. सेक्शन 18, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट. सेक्शन 20 कह रहा है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन. यहां पर क्या है, ड्यूली ऑथराइज एजेंट, ड्यूली ऑथराइज की बात करी जा रही है. सेक्शन 21 लिमिटेशन एक्ट का. इसके बाद सेक्शन 22 कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच एंड टॉर्ट्स की बात हो रही है. सेक्शन 24 कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट. तो यहां पर क्या है, हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके बारे में बात की जा रही है. पार्ट 4 एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन बाय प्रिस्क्रिप्शन. सेक्शन 25 क्या है, प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है. सेक्शन 29 सेविंग क्लॉज है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए. सेक्शन 27 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए. ओके. तो ये आपका हो गया ईजमेंट एक्ट. ओके. तो आई होप कि आपके जितने भी आरजेएस के जो माइनर लॉज हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है, मेजर लॉज के ऊपर चर्चा कर ली है. यहां से आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. तो जितना हमने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया इन 3 क्लासेस में, इन तीनों क्लासेस को आप एक बार जो है फिर से देख लीजिए. एक बार अपने बेरैक्स को लेकर फिर से भी, अभी भी क्या है, बहुत टाइम है, अभी 20 दिन है आप लोग के लिए. तो ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि इन दीज 20 डेज यू कैन नॉट प्रिपेयर. अभी भी प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी हो सकती है. द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस से क्या करना है, काम करना है. ओके. चलिए. सो टेक केयर. खूब मन लगा के पढ़िए. अभी भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आप लोग से कि स्टिल यू हैव लॉट ऑफ टाइम. अभी भी बहुत सारा टाइम है. अभी भी आप लोग क्या, अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो चीजें हो जाएंगी. ठीक है. इट्स नॉट लाइक इट कैन नॉट हैपन. अभी भी 20 दिन आपके पास हैं. तो सॉरी आज 14 दिन हो गए. तो अगले 2 हफ्ते भी आपके पास हैं. ठीक है. 14 दिन है. यू कैन डू दिस. ठीक है. चलिए. टेक केयर बेटा.